नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। और आपको जानकारी दे दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और यूपी इलेक्शन को लेकर नामों को आज शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। राज्य स्तर पर यह शॉर्टलिस्टिंग पहले ही हो चुकी है और अब सेंट्रल लेवल पर यह शॉर्टलिस्टिंग की जा रही है। कल लखनऊ में चुनाव समिति की बैठक हुई थी और अब आज पहले 2 चरणों के लिए यानी पहले और दूसरे फेज के लिए नामों की शॉर्टलिस्टिंग आज पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, और आज आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होनी है। इस कोर ग्रुप की बैठक पर उन नामों पर फैसला लिया जाएगा जिनको चुनावी मैदान में उतारना है। 400 से ज्यादा सीटें हैं और आपको बताते हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल भी है। उनमें से बीजेपी कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और कौन कौन वो उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर खासतौर पर बीजेपी मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक होनी है और वहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं बीजेपी के, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और खास तौर पर आपको ये याद दिला दें कि इस बार पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका जहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। देखिए, पूर्वांचल तो गढ़ बीजेपी का कहा ही जाता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, जहां पर किसानों के आंदोलन का भी कुछ असर रहा, जहां जाट मुस्लिम यादव फैक्टर जो है वो हावी होता है। ऐसे में इस फेज के लिए ये मंथन जो है, आप इसे महामंथन भी कह सकते हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसलिए ये मंथन नहीं बल्कि हम कहें महामंथन हो रहा है, नामों की शॉर्टलिस्टिंग, जानकारी दी। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें आप देखें तो कोरोना से संक्रमण के बावजूद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के रक्षा मंत्री और यूपी बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह और इसके अलावा यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये तीनों लोग भी कोरोना संक्रमण के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत उस बैठक से जुड़ रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बीजेपी के लिए यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाकी जो नेता हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष की या प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल की बात कर लें, उसके अलावा दिनेश शर्मा की बात कर लें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, ये सारे नेता बीजेपी मुख्यालय में रहेंगे। तो हाइब्रिड मोड पे ये बैठक हो रही है और इस बैठक का मकसद ये है कि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग इस लिहाज से की जाए कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो बैठक होती है, उस बैठक में जाने से पहले हर एक सीट पे कम से कम उम्मीदवार बचे ताकि उस बैठक में फिर उस पर चर्चा हो सके। एक छोटी सी जानकारी आप और देवेंद्र दीजिएगा, फिर अमित भी अपने सवाल के साथ तैयार हैं। देवेंद्र, क्या जो सीटें हैं उन पर वापस से उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो वहां से जीते हैं, यानी अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा, या फिर 360 डिग्री बदलाव हम देखने वाले हैं? ये दोनों चीजें नहीं होंगी यार। ऐसा नहीं है कि सबको दे दिया जाएगा और ऐसा भी नहीं होगा कि सबको बदल दिया जाएगा। बहुत सारी सीटें कटनी है और उसमें उम्मीद लगभग जताई जा रही है। बीजेपी के टॉप लीडर से जो बातचीत करके जो सेंस मिल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनमें से लगभग 75 से 100 के बीच संख्या ऐसी होगी कि जिन्हें टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा। और वो मंथन निश्चित तौर पर, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंथन इस लिहाज से होता है कि ऐसा ना हो कि आप किसी का टिकट काटे, भले ही वो जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन अगर बगावत कर दे फिर उसके बाद आपकी सीट पे आपको डैमेज करे, तो ये सारे कैलकुलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ध्यान में रखते हुए और बीजेपी ये फैसला कर रही है। लेकिन ये जो हमें सेंस मिल रहा है उसमें ये हमें बताया जा रहा है कि 75 से 100 तक के सिटिंग एमएलए के टिकट काटे जा सकते हैं। जी अच्छा देवेंद्र, एक बात बताइए कि इससे पहले हमने देखा था कि बहुत सारी कवायद हुई थी जिसमें हमने देखा था किस तरह से संघ की ओर से भी काफी फीडबैक जमीन से ली गई थी। तो आपके पास क्या जानकारी, किस तरह की फीडबैक गई है और इस फीडबैक को किस तरह से नेताओं के जो आकलन है उसके साथ जोड़ के टिकट में देखा जाएगा? अभी जो बैठकों का दौर आप देख रहे हैं, जैसे लखनऊ में कल आपने देखा और आज दिल्ली में जो बैठक हुई, इस बैठक में जो लिस्ट आती है वो लिस्ट उसी फीडबैक के आधार पे होती है। जैसे बहुत सारे सर्वे कराए जाते हैं और संघ की तरफ से जो फीडबैक रहता है या दूसरा संगठन महामंत्री जो है संतोष के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जाके उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर नामों का एक पैनल तैयार किया। तो सारा फीडबैक लेने के बाद जब आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं तो उस स्क्रीनिंग ऐसी बैठकों में होती है, क्योंकि उसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी पार्टिकुलर सीट पे हो सकता है कि किसी उम्मीदवार के बारे में अच्छा फीडबैक हो लेकिन और दूसरे उम्मीदवार के बारे में थोड़ा कम फीडबैक हो, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन में ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपको फैसला बदलना पड़े, दूसरे सीट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है फैसला बदलना पड़े, अपोनेंट का जो कैंडिडेट है उसको ध्यान में रखते हुए
फैसला बदलना पड़े। तो ये सारे मंथन के लिए ऐसी बैठकें होती हैं और आज की बैठक में और कल भी ये बैठक हो सकती है, तो उसमें ये मंथन होगा। आपने कास्ट का जिक्र किया, क्योंकि मीनाक्षी ने जिक्र किया था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव होने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर जिस तरह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ में, यानी कि जाट का जो एक वहां पर पॉलिटिक्स हो रही है, उसको देखते हुए क्या लगता है कि बीजेपी की कोशिश भी होगी कि जाट समुदाय को ज्यादा यहां पर तरजीह दी जाए, या फिर जो अदर देन जाट हैं उनकी ओर से उनको एक साथ लाया जाए? जाट वोट बैंक को लेकर बीजेपी का अपना जो आकलन है, वो आकलन कितना सही होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो पार्टी का आकलन है वो ये है कि जयंत चौधरी कुछ जाट सीट पे डैमेज करेंगे जरूर पिछली बार की तुलना में, लेकिन जयंत चौधरी अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पे जाते हैं तो जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिन सीटों पे होगा वहां पे जाट समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, बल्कि वो बीजेपी को वोट करेगा। और संख्या के लिहाज से अगर रफली बात करें तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि 50 से 60% जाट किसी भी परिस्थिति में बीजेपी को वोट करेंगे, और उस हिसाब से जाहिर तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। निश्चित तौर पे जाट एक प्रमुख फोकस का केंद्र रहता है बीजेपी के पॉलिटिक्स के हिसाब से वेस्टर्न यूपी में भी, और इस बार भी वो चीजें अपवाद नहीं रहेगी। और दूसरा फैक्टर जो है वो है यादव और मुस्लिम समीकरण का, इसे किस तरीके से काउंटर बैलेंस करने की तैयारी कर रही है बीजेपी? और यादव में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि वो अखिलेश यादव को वोट करेंगे और बहुत एग्रेसिवली वोट करेंगे, और उसके पीछे बड़ी वजह ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब आती है तो यादवों को आप देखें तो समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस ही यादव पे रहता है, ऐसा बीजेपी ये कहना है, और उस लिहाज से उन्हें वो बहुत ज्यादा लाभान्वित करते हैं, बहुत सारे काम देते हैं, तो उनके अंदर एक विशेष उत्कंठा रहती है कि उनकी सरकार आए और समाजवादी पार्टी की सरकार आए जिससे वो फायदा ले सके। तो वहां पर बीजेपी बहुत मेहनत करते हुए नहीं दिख रही है यादव वोट को लिहाज से। मुस्लिम के बारे में उनको पता है कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी हैं या अमित शाह हैं और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, तो मुसलमानों के लिए बीजेपी को वोट करना ये आसान काम नहीं होता, वो वोट नहीं करेंगे, ये बीजेपी मानकर चलती है। तो इसके अलावा जैसे नॉन यादव जो पिछड़ा वर्ग है उनके अंदर यादवों को लेके एक थोड़ा सा दुराव जैसी स्थिति रहती है, उनके लिए वो लगता है कि ये सामंती प्रवृत्ति के ज्यादा हैं। माफ कीजिए देवेंद्र, हम आपको बीच में रोक रहे हैं क्योंकि इसी बीच आप ही ने एक और बड़ी ब्रेकिंग भेजी है, वो जरा दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जेपी नड्डा वर्चुअल तरीके से आज मीटिंग में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह आप जानते हैं वो भी कोविड पॉजिटिव है, वो भी वर्चुअल तरह से मीटिंग में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी वर्चुअली जुड़ेंगे, आप भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह भी शामिल होंगे। देवेंद्र, अब अमित शाह भी क्या वर्चुअल तरीके से शामिल होने वाले हैं? नहीं, अमित शाह को बीजेपी मुख्यालय जाना है और 11 बजे तक उनको बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बारे में बताया गया था कि 11 बजे वो पहुंच जाएंगे। जो नेता संक्रमित हैं, कोविड संक्रमित हैं, सिर्फ वो वर्चुअली जुड़ रहे हैं, और इससे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की कितनी महत्वपूर्ण बैठक है कि कोरोना संक्रमण के बावजूद उन नेताओं को उनकी तबीयत थोड़ी बहुत खराब होने के बावजूद वो इस बैठक में शिरकत करना जरूरी समझ रहे हैं, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर किसी भी चुनाव को अगर आप देखें तो एक ऑल आउट एफर्ट लगाने वाली जो बात कही जाती है वो बीजेपी की निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत होती है कि ऐसी परिस्थिति में आप देखें तो किसी और पार्टी का कोई नेता रहता तो शायद आराम करना ज्यादा बेहतर समझता, लेकिन ये नेता इस कंडीशन में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत बैठक में जोड़ रहे हैं, और ये बैठक लंबी होगी। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि एक मंथन के द्वारा ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें जो कि जब चुनाव में जाएं तो बीजेपी के हिसाब से बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। उसमें हम देख रहे हैं कि आप जो पहला फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज इस लिहाज से होगा तो वो एक मोमेंटम सेट करता है। बीजेपी के उम्मीदवारों की जब सूची आएगी तो जाहिर तौर पे आगे के फेजेस के लिए वो एक मोमेंटम सेट हो जाता है। अगर अच्छे उम्मीदवार आप देते हैं उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा मैसेज आता है, माहौल अच्छा बनता है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। आनंद, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हम देवेंद्र से भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुस्लिम यादव जाट का कॉम्बिनेशन है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अपने कोर वोटर्स को जोड़कर रखने का है, और इस बात का इंतजार भी वो करेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक में ओवैसी कितनी सेंधमारी करते हैं। यहाँ गैप नहीं है यार, गाड़ी कटने की। आनंद, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल आज वहां पर मीडिया की भी अच्छी खासी गहमा गहमी है। शायद उनका आवाज गई जी। आनंद, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, थोड़ा लाउड बोलूंगी तब आप तक आवाज पहुंचे। आनंद, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम देवेंद्र से जब चर्चा कर रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है, और ऐसे में वो इलाका जो कि जाट, मुस्लिम, और इसके अलावा देखिए आनंद कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। आनंद, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए, सर डिप्टी सीएम।
तो योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स मुख्यालय में, और अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जैसे कि स्वतंत्र देव सिंह को भी इसमें शामिल होना, इसके अलावा बीएल संतोष जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। एक बार फिर हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी नेता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने खुद ने ही ये जानकारी दी है, जिसमें राधा मोहन सिंह हो गए, जिसमें जेपी नड्डा हो गए, इसके अलावा राजनाथ सिंह हो गए, ये वो नेता हैं जो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद आप पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से जी उनको चिढ़ होती है, भगवान बांके बिहारी जी से उनको चिढ़ होती है, मथुरा अयोध्या काशी से उनको चिढ़ होती है, और इस प्रकार का बयान कि नोएडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंधविश्वास कहना, यह करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया है। मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं और तत्काल यह बयान वापस लेकर के माफी मांगता हूं। सर आज कितनी सीटों पे आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद 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 जल्दी बताएंगे। धन्यवाद। तो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा वो बोलना चाहते नहीं हैं, और जब तक पूरी शॉर्टलिस्टिंग हो नहीं जाती है, पूरा मंथन हो नहीं जाता है, तब तक इस पर तो कम से कम केशव प्रसाद मौर्य तो क्या, बाकी अन्य नेता भी कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन हाँ, ये जरूर है अखिलेश को मथुरा काशी से चिढ़ होती है। मैं कहता हूँ ये वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। धन्यवाद धन्यवाद। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, और साथ ही साथ जो अमित बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, धर्म की बात करना, काशी मथुरा की बात करना, उस पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी कर दी। अखिलेश को राधे राधे से चिढ़ होती है। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही ये बयान भी हम तक पहुंचाया है। आनंद, ये भी जानते हैं, बीजेपी जानती है कि उनकी शक्ति कहां पर केंद्रित है, और इसलिए राधा राधा का जिक्र करना, मथुरा काशी का जिक्र करना। इमरान मसूद को लेकर के इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अब सपा ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने सपा लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है आनंद के पास। अच्छा देवेंद्र, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई सारे मुद्दे तो होंगे ही उसमें, लेकिन काशी मथुरा ये कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही रहा है एजेंडा में। फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा इसका? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए ये दो प्रमुख मुद्दे ऐसे हैं जिसके सहारे भले ही ऑन रिकॉर्ड वो ये ना कहे कि ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई चुनावी मुद्दा है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि अभी जब ब्राह्मणों को लेकर जो एक नैरेटिव चलाया जाता है, और खासतौर पर विपक्षियों द्वारा, कि यूपी में ब्राह्मण नाराज है योगी आदित्यनाथ से, तो उनके बीच भी जो बीजेपी का जनसंपर्क अभियान हो रहा है, बीजेपी ब्राह्मण नेताओं का, बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का, उसमें जो सबसे प्रमुख बात कही जा रही है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत जो प्रमुख चीज बताई जा रही है, वो अयोध्या और काशी बताई जा रही है। और उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रमुख मसला हो सकता है बीजेपी के लिए। काशी विश्वनाथ का जो मॉडल है वो बताया जा रहा है, जब ब्राह्मणों के ग्रुप में जब ये लोग जाके बैठ रहे हैं बीजेपी के ब्राह्मण नेता, और उसमें बमुश्किल 20 से 25 के ग्रुप में ये लोग बैठ रहे थे अभी तक चुनाव आयोग के निर्देश से पहले, तो उसमें बाकायदा ये बताया जाता है कि देखिए केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार या यूपी में योगी की सरकार, की किस प्रकार से काशी विश्वनाथ के मॉडल को पूरी दुनिया के सामने रखा है, अयोध्या के मॉडल को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, मथुरा के को कितना महत्व दे रहे हैं, मथुरा में बहुत सारे विकास कार्य कराए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर जाहिर तौर पर जो आउटरीच प्रोग्राम है बीजेपी का घूम रहा है इसके इर्द गिर्द, और जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा कहें तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो अपने को बेहतर बताएंगे, अखिलेश यादव को लगातार खराब बता रहे हैं, उनके शासन को लगातार खराब बता रहे हैं, और दूसरी तरफ
काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। इन दोनों चक्कों के सहारे ही बीजेपी का पूरा चुनावी अभियान आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, ये लेकिन देवेंद्र, चर्चाएं क्या चल रही हैं? योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ सकते हैं? क्योंकि कल ही हमने एक और खबर दिखाई थी कि जो साधु संत समाज है उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आरएसएस के पास भेजा है। उनकी मांग है कि मथुरा से योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। हरनाथ यादव को श्री कृष्ण का सपने में आ जाना और ये कहना कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े, तो क्या कोई सुगबुगाहट पार्टी के भीतर भी है? और टॉप लेवल से अभी नहीं है कि ऐसी कोई सुगबुगाहट बीजेपी के टॉप लेवल से इस बात को लेकर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये संभावना जरूर जताई गई थी कि गोरखपुर से ही चुनाव लड़ने की ज्यादा संभावना है, लेकिन मथुरा को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज्यादा हलचलें हैं। और आपने साधु संतों का जिक्र किया, हरनाथ यादव का जिक्र किया, हेमा मालिनी जो कि वहां के सांसद हैं वो भी इस बात को बोल चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि श्रीकांत शर्मा जो कि यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं, मथुरा से विधायक हैं, वो ऑलरेडी मथुरा में लगातार कैंप कर रहे हैं और मथुरा से ही चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो सीट बदली जानी होती तो जाहिर तौर पर संभव था कि श्रीकांत शर्मा को पहले इस बात की सूचना दी गई रहती। हाँ, किसी सरप्राइज मूव के तौर पे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला होता है तो निश्चित तौर पे बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन श्रीकांत ऐसा नाम है जो कि पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार भी हैं। अमित, बिल्कुल। आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, लगातार हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक में जब बातचीत होगी, फैसला लिया जाएगा, तो कितने सीटों पर हो सकता है कि फैसला जो सभी जो सीटें हैं उसको लेकर फैसला होगा कि या फिर ये फेज वाइज ये चल रहा है? जी देखिए, फेज वाइज जो है आपको ये ध्यान देना होगा कि कल जो यूपी की जो चुनाव समिति की बैठक हुई है बीजेपी की, उन्होंने पहले और दूसरे चरण के लिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हर सीट पे, उन सीटों पे जहां पे पहले और दूसरे चरण में चुनाव है, वहां पर हर सीट से 3-3 नामों का एक पैनल यहाँ पर भेजा है। और वही पैनल लेके स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा वो यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं। और उस पैनल के ऊपर जो 3-3 नामों का पैनल है उसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से आज बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा, राधा मोहन सिंह बताया जा रहा है कि वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए। इसके अलावा संगठन महासचिव BL संतोष यहाँ पर मौजूद है। तो उन एक सीटों पर चर्चा होगी, खासतौर से जो पहली और दूसरी चरण की जो सीटें हैं, और उनमें से पहले जो सबसे पहला नाम होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो उसको चुनाव में टिकट दिया जाए। लेकिन क्या जो प्रदेश यूनिट ने जो पैनल तैयार किया है वाकई वो सही है या फिर उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, नामों पर फिर से विचार करने की जरूरत है? तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व जो अपना सर्वे और जो अपना फीडबैक लेकर बैठेगा उन सीटों के उम्मीदवारों को लेकर, फिर उनसे उनका मिलान किया जाएगा और ये लंबी बैठक चलेगी। और ये बताया जाएगा कि जब इस बैठक के बाद जो पहले और दूसरे चरण की जो सीटें हैं उनमें नामों पर सहमति बन जाएगी, फिर वो नाम जो है जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है 1-2 दिन में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, फिर उस सूची को उनके सामने रखा जाएगा, उस समिति के सामने रखा जाएगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति में उन नामों पर फाइनली मुहर लगेगी और उसके बाद उस उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी ये जो कहा जाता है कि ये एक तरह से हैमर आउट करने की जो बैठकें हो रही हैं कि जो सही नाम तक, सही उम्मीदवार के नाम तक बात पहुंच जाए। प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बने जो कि अगर चुनाव में जाते हैं तो उनकी छवि अच्छी हो, उन्होंने काम किया हो, वो जिताऊ हो और उनको अगर टिकट दिया जाता है तो बीजेपी वहां जीते। यही प्रायोरिटी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की है। यूपी चुनाव में सभी दलों का जोर दरअसल इस बार ब्राह्मण वोटर्स पर भी है और यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की कितनी अहमियत है वो आपको कुछ आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं। उत्तर प्रदेश 12 से 14% जहां पर वोटर ब्राह्मण हैं और उनका एक मुश्त वोट चुनाव में निर्णायक हो सकता है। और आपने कई दफा सुना होगा कि जहां पर ब्राह्मण चले जाते हैं या जिनके लिए वो हवा बना देते हैं वही पार्टी जीत जाती है। अब आप देखिए 2017 चुनाव में बीजेपी की कुल 312 कैंडिडेट चुनाव जीते थे, उनमें से 58 ब्राह्मण थे। 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो 56 मंत्री बनाए गए, उनमें से भी 9 ब्राह्मण थे। अब ये ही अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये जो 12 से 14% के बीच का एक मुश्त वोट कितना निर्णायक साबित हो सकता है। अब यूपी में ब्राह्मण कितना बड़ा फैक्टर है इसकी गवाही 2007 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी देते हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में मायावती ने ब्राह्मण कार्ड खेला, आपको ध्यान होगा 55 ब्राह्मणों को टिकट दिया था, इनमें से 41 चुनाव जीत कर आए और माना गया कि ब्राह्मण वोट से ही बीएसपी की सरकार बनी, जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला मायावती की ताकत कहा जाता है। चलिए हम सीधा आनंद प्रकाश के पास पहुंचते हैं सवाल के साथ। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग का दम मायावती भरती थी, वही दम जो है वो बीजेपी का भी है क्योंकि वो उनका कोर वोटर है, ब्राह्मण वोट बैंक। ऐसे में कितने उम्मीदवारों को इस बार
क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर मुस्लिम वोट और यादव जो है बहुतायत में है, कितने ब्राह्मण को वोट दिया जा सकता है? भैया थोड़ा साइड हो जाओ मैडम। लगता है फिर कुछ हलचल हो गई आनंद वहां पर। शायद कोई वहाँ पर कोई और नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बता रहे थे कि थोड़ी देर में अमित शाह को भी पहुँचना है। और इसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम नेता पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर पहले किए हैं। आनंद, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हैं तो ब्राह्मण उम्मीदवारों को कितनी तरजीह देगी ये पार्टी? जी देखिए, आपको ये याद होगा कि बीजेपी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण हमेशा से राष्ट्रवाद के साथ रहा है और उसने हमेशा उस पार्टी का साथ दिया है जो कि राष्ट्रवादी पार्टी रही है। और ऐसे में बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है और उसको ये लगता है कि इस नाते ब्राह्मण वोटर जो है बीजेपी को वोट देंगे इन चुनाव में। हालांकि बार बार ये बताने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज है, लेकिन बीजेपी ने पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया कि बीजेपी ने कितने ब्राह्मण उम्मीदवारों को न सिर्फ टिकट दिया है बल्कि उनको मंत्री भी बनाया है। और यही वजह है कि ब्राह्मणों की नाराजगी की बात जो बार बार कही जा रही है बीजेपी को लेकर विपक्ष की तरफ से, उसको खारिज करने की कोशिश की। और अभी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ रिसीव करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच गए हैं। आनंद, आपके पीछे आप देखिए कि यहाँ पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, खुद बाहर आए हैं। जी जी आनंद, कंटिन्यू। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, यानी कि जैसा बार बार सुबह से हम कह रहे थे कि अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जी बिल्कुल, अमित शाह भी इस बैठक में पहुंच गए हैं और अब ये माना जाए कि ये बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी। अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की नब्ज को वो जानते हैं। खुद उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा दौरा किया हुआ, हर एक सीट पर खुद गए हैं जब वो प्रभारी थे। और ऐसे में अमित शाह जब इस आज की बैठक में बैठेंगे तो वो एक एक सीट बताया जाए कि एक एक सीट का जो उम्मीदवार कौन होगा उनका एक अपना असेसमेंट होता है, एक अपना फीडबैक होता है और अपना एक सर्वे का उनका एक सिस्टम है। तो ऐसे में अगर प्रदेश नेतृत्व ने किसी सीट को लेकर जो पहले नंबर पे किसी कैंडिडेट का नाम रखा है तो उसका मिलान या केंद्रीय नेतृत्व के सर्विस किया जाएगा और उसमें अमित शाह भी अपनी राय देंगे, क्योंकि अमित शाह को पूरा यूपी का अनुभव है, चुनाव वो लड़ा चुके हैं, यूपी में प्रभारी रह चुके हैं और प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रह चुके हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन बैठक के बाद लगभग एक सहमति बन जाएगी कि पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे और फिर उस सूची को केंद्रीय नेतृत्व के सामने, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली 1-2 दिन में, उसके सामने रखा जाएगा और उसके बाद फाइनली उस सूची पर मोहर लगेगी और उसका फिर ऐलान किया जाएगा। और यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट के नाम को लेकर नाराजगी भी है, जनता में उसकी छवि ठीक नहीं है, या फिर सबसे बड़ी बात पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यूपी के, अगर उनका फीडबैक ठीक नहीं है, संघ का जो एक अपना चैनल है कैंडिडेट्स को लेकर फीडबैक देने का, उनका अगर असेसमेंट ठीक नहीं है, उनका फीडबैक ठीक नहीं है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा कि क्यों नहीं उस सीट पर किसी दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।